हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद सना क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं का अध्याय 2 जिसका नाम राजा किसान और नगर है, जो हमारे फर्स्ट टर्म में आएगा, उसके हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर 2 से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके सामने आ गया है हमारा पहला क्वेश्चन, जो है प्रयाग प्रशस्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन ये है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का लेखक कौन था। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला कौटिल्य, दूसरा मेगस्थनीज, तीसरा कालिदास और चौथा हरिसेन। अगर आपने हमारी पहले वाली एनसीईआरटी की जो वीडियोस हमने बनाई थी चैप्टर 2 पर, वो अगर ध्यान से देखी हैं तो हमने ब्रीफली इस क्वेश्चन को उसमें समझा रखा है और बता रखा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो था उसके लेखक थे हरिसेन। इसका सही आंसर होगा हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और उनके एक राजकवि थे। उन्हीं के द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिसेन किस शासक का राजकवि था। तो जैसा कि हमने अभी बता ही दिया है कि हरिसेन किसका राजकवि था। हरिसेन, इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा और वो है समुद्रगुप्त। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था और उन्हीं के दरबार में आया था और उसी ने प्रशंसा में, यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये प्रशस्ति लिखी थी, जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है महाभारत, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विधि ग्रंथ माना जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य की भाषा इनमें से कौन सी थी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत और चौथा है मलयालम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो सही है इसका, और संगम साहित्य की जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा, क्योंकि ये दक्षिण के क्षेत्रों में लिखा गया था, इसीलिए इसकी जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने का निम्न तरीका अपनाया गया। तो हमें ये बताना है कि उपज बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक अपनाया गया था या कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है धान की रोपाई, तीसरा है सिंचाई साधनों का विस्तार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जब हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत अधिक उपज जो थी वो बढ़ रही थी, उपज बढ़ रही थी और उपज बढ़ाने के कई तरीके उसमें शामिल थे। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अब लोहे के फाल वाले हलों का भी प्रयोग होने लगा था। धान की रोपाई, यानी रोपाई का तरीका भी अपना लिया गया था धान के लिए। सिंचाई के साधनों का भी विस्तार हो रहा था, क्योंकि नहरों का निर्माण हो रहा था, तालाबों वगैरह का भी निर्माण हो रहा था। तो सिंचाई के साधनों का भी विस्तार हो रहा था। तो इस हिसाब से हमारे तीनों आंसर सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी। हमारे सामने इसके 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम।
और इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, यानी हमें इसमें बताना है कि व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था। और हमारे सामने यहाँ भी 4 ऑप्शन मौजूद है। पहला है गण, दूसरा है अड़ीमई, तीसरा है श्रेणी और चौथा है अलवार। तो जो व्यापारी थे उनके जो संघ होते थे, यानी एक जो श्रेणी होती थी, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, श्रेणी, यानी कि व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था और हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि हमें ये बताना है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है या सिक्कों का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है मुद्रा शास्त्र, दूसरा है मुद्रा राक्षस, तीसरा है मुद्रण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला, मुद्रा शास्त्र, यानी सिक्कों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को या सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, यानी कि सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है मुद्रा शास्त्र, और जो व्यक्ति मुद्राओं का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन करता है वो कहलाता है मुद्रा शास्त्री, यानी कि अध्ययन करना कहलाता है मुद्रा शास्त्र और करने वाला व्यक्ति कहलाता है मुद्रा शास्त्री। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला। और हमारे सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1838 ईस्वी, दूसरा है 1828 ईस्वी, तीसरा है 1848 ईस्वी और चौथा है 1828 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है करेक्ट ऑप्शन ए, 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। इन्होंने, जो ये जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने दोनों लिपियों का अर्थ निकाला था, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का अर्थ निकालने वाले जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे और इन्होंने ये जो अर्थ निकाला था वो निकाला था 1838 ईस्वी में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी। हमें सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधि बताने की इनमें से कौन सी उपाधि थी जो सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है दम महामात, दूसरा है महाराजाधिराज, तो तीसरा है देवानपीय, चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर हमने अशोक के बारे में पढ़ा है तो हमें ये पता होगा कि अशोक ने जो उपाधि अपनाई थी वो थी देवानपीय, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अशोक ने देवानपीय उपाधि जो थी वो अपनाई थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है, यानी कि आज की आधुनिक मतलब आज के भारतीय भाषाओं में जो प्रयुक्त लिपि है वो कौन से मूल की है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी, देवनागरी लिपि। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद कहाँ स्थित था। तो हमें उसका क्षेत्र बताना है कि मगध जो क्षेत्र था या मगध जो जनपद था वो कहाँ स्थित था। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आधुनिक बिहार, यानी आज के बिहार में, आधुनिक उत्तर प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश या आधुनिक आंध्र प्रदेश। और इसका सही ऑप्शन है ए, आधुनिक बिहार में, यानी जो मगध है वो आज के बिहार में मौजूद है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, यानी कि मगध की सबसे पहली राजधानी बतानी है कौन सी थी। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पटना, दूसरा है राजगाह, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है गहपति। और इसमें जो सही आंसर है वो है सी, सॉरी सी नहीं है, इसमें जो सही आंसर है वो है राजगाह।
यानी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, यानी पहली जो राजधानी थी वो थी राजगाह। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाके पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। तो पहली राजधानी यहाँ पूछी है प्रारंभिक राजधानी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा एकदम सही। तो हमारा ऑप्शन बी है राजगाह। राजगाह जो थी वो इसकी यानी मगध की सबसे पहली राजधानी थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही दे दिया। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना, तो इसका आंसर होगा बी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना था, और पहली राजधानी तो अभी हमने बताई ही, वो थी राजगाह। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यानी हमें इसमें ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी वो कौन था। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है अजात शत्रु। तो हमें उसका संस्थापक बताना है। तो संस्थापक जो हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश की नींव जिसने डाली या मौर्य वंश की शुरुआत जिसने की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे थे अशोक, यानी चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक। तो इसके जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हमारा सी होगा एकदम करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। हमें इसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी बतानी है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला और स्वर्णगिरी। तो इसका आंसर जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाद में मौर्य साम्राज्य की या मगध की राजधानी क्या बनी थी, पाटलिपुत्र। जो मगध की राजधानी बनी वही मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो हमारा ऑप्शन ए होगा एकदम करेक्ट। तो इसकी राजधानी यानी कि जो मगध की राजधानी थी वही मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, और वो थी पाटलिपुत्र। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन है। यानी कि हमें इन राजाओं में से उस राजा के बारे में बताना है या उस राजा का नाम बताना है जिसके अभिलेख सबसे अधिक प्राचीन या पुराने हैं। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रुद्रदमन, दूसरा है अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अशोक, बी। अशोक ही पहला ऐसा सम्राट था जिसने क्या बनवाए थे, अभिलेख बनवाए थे। तो इन राजाओं में सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिलते हैं वो हमें अशोक के मिलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी सोने की खदान के कारण उपयोगी था। ये जो हमारे सामने 4 ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा प्रदेश ऐसा था जहाँ पर सोने की खदान पाई जाती थी और इसीलिए वो इतना उपयोगी था। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तक्षशिला, दूसरा है तोसली, तीसरा है स्वर्णगिरी और चौथा है उज्जैनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सोने की खदान पूछी है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे होगा एकदम करेक्ट, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी एक ऐसा राज्य या ऐसा प्रदेश था जहाँ पर सोने के पहाड़ थे और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण था और यहीं से सोने की खदान पाई जाती थी और इसीलिए ये जो स्वर्णगिरी क्षेत्र था इतना उपयोगी माना जाता था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखक था। यानी हमें अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताना है और हमारे सामने 4 ऑप्शन है यहाँ भी। पहला है चाणक्य अथवा कौटिल्य, दूसरा है विशाखादत्त, तीसरा है मेगस्थनीज, चौथा है हरिसेन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है चाणक्य अथवा कौटिल्य। इन्हें चाणक्य कह दो या कौटिल्य कह दो, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। चाणक्य और कौटिल्य ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है धम्म का संदेश निम्न में से किसने दिया।
पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है प्रभावती गुप्त, तीसरा है चाणक्य और चौथा है अशोक। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले स्तंभों पर अभिलेख किसने लिखवाए थे? वो लिखवाए थे अशोक ने। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, अशोक। और अशोक ने ही अपने स्तंभ लेखों में जो संदेश खुदवाया था या लिखवाया था वो था धम्म, यानी धम्म का संदेश अशोक ने ही सबसे पहले या अशोक ने ही अपने अभिलेखों में लिखवाया था और अशोक ने ही धम्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी एकदम करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। हमें ये बताना है कि धम्म महामात नाम का जो व्यक्ति होता था या जो अधिकारी था उसकी नियुक्ति किसने की थी। और हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा पांड्य सरदार। तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, अशोक, क्योंकि अशोक ने ही धर्म का प्रचार प्रसार किया और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने जिस व्यक्ति की नियुक्ति की थी उस व्यक्ति का नाम था महामात, यानी धम्म महामात। और अशोक ने ही धम्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के वर्षों में शवों के अंतिम संस्कार का जो नया तरीका अस्तित्व में आया वह क्या कहलाता था। यानी इसमें हमें ये बताना है कि जैसे जैसे हड़प्पा का पतन हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसके ठीक बाद जो शवों को दफनाने का या अंतिम संस्कार करने का जो तरीका सामने आ रहा था वो कौन सा तरीका था। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला संस्कार, दूसरा जल प्रवाह, तीसरा महापाषाण, चौथा सामान्य दफन। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कि महापाषाण करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जैसे जैसे या जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद जो शवों को दफनाने का तरीका था या अंतिम संस्कार का जो तरीका था वो महापाषाणों में यानी कि बड़े बड़े पत्थरों में नज़र आता था। यानी शवों को दफना दिया जाता था और उसके ऊपर जो बड़े पत्थर होते थे, महा यानी बड़े, पाषाण यानी पत्थर, वो रख दिए जाते थे। तो महापाषाण की जो संस्कृति थी या जो तरीका था वो हमें नज़र आता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला। हमारे पास ऑप्शन है, पहला जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, व्हीलर और जॉन मार्शल। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है जेम्स प्रिंसेप। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था और उसमें हमने बताया था कि ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों का जो अर्थ सबसे पहले निकाला था वो जेम्स प्रिंसेप ने ही निकाला था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को पियदसी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा कहा गया है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों के अंदर जो इतिहासकार हैं उन्हें पियदसी लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब था मनोहर मुखाकृति यानी सुंदर मुख और आकृति वाला। और ये अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था क्योंकि अशोक कालीन थे। कुछ अभिलेखों पर पियदसी लिखा था और कुछ अभिलेखों पर पियदसी की जगह अशोक का नाम लिखा था। तो इतिहासकारों ने या अभिलेख शास्त्रियों ने इसका ये अर्थ निकाला, जो पियदसी था वो अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 12, 14, 18 और 16। और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, महाजनपदों की 16 संख्या थी, तभी इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, गण अथवा संघ नामक महाजनपदों पर शासन था। तो हमें ये बताना है गढ़ और संघ नामक जो महाजनपद होते थे उन पर कौन शासन करता था। तो इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा कई लोगों के समूह, तीसरा ब्राह्मणों का, चौथा किसी का भी नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी,
यानी ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा, जिसमें कई लोगों का समूह होता था जिसे गण या संघ का नाम दिया जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित महाजनपद एक संघ था। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा महाजनपद था जो एक संघ भी था। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहला है वज्जी, दूसरा है मगध, तीसरा है कौशल, चौथा है पांचाल। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वज्जी। वज्जी महाजनपद एक संघ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर अथवा भगवान बुद्ध का संबंध था। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है राजतंत्रों से, अल्पतंत्रों से, गणों से, या इनमें से कोई नहीं। और हमारे सामने जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गणों से। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का ही जो संबंध था वो गणों से संबंध था। हमारे सामने है अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखे जाते थे। यानी सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे प्राचीन जो अभिलेख थे वो थे अशोक के अभिलेख, यानी सबसे पुराने अभिलेख थे अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे अधिकतर वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें होगा करेक्ट, यानी प्राकृतिक भाषा में या प्राकृत भाषा में, जो उस समय जन सामान्य यानी कि आम लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, प्राकृत। क्योंकि अशोक ने अपने ही संदेशों या अभिलेखों में धम्म का खूब प्रचार प्रसार किया था ताकि सभी लोग उसे पढ़ सकें। अब सभी लोग तो उसे तभी पढ़ सकते हैं जब वो आम भाषा में होगी या आम बोलचाल वाली भाषा में होगी। तो उस समय जो आम बोलचाल वाली भाषा थी आम लोगों की, वो थी प्राकृत भाषा। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो हैं प्राकृत भाषा में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कुरु, मगध, पांचाल और गांधार। तो जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस समय जैसे जैसे मौर्य शक्ति का उद्भव हो रहा था वैसे वैसे मगध का भी उद्भव हो रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसमें एकदम करेक्ट। तो मगध जो था इस समय यानी 6ठी से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभर रहा था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो उसका सही ऑप्शन है चाणक्य। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ किस भाषा का ग्रंथ था। तो संगम ग्रंथ जो था वो तमिलकम क्षेत्र में लिखा गया था। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है तमिल, यानी तमिल भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि के कारण, लोहे की खदान के कारण, गंगा तथा उपनदियों के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th वाला, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही कारणों की वजह से मगध जो था वो इतना शक्तिशाली महाजनपद बना था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं में है, लेकिन आरंभिक जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषाओं में है, लेकिन कुछ अभिलेख हमें पाली भाषा में भी मिले हैं। तो इसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला, 4th वाला एकदम करेक्ट, यानी पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं में ही हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अगला ऑप्शन है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहला भूमिदान, दूसरा अग्रहार, चौथा श्रेणी, 5वां सम्मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2nd ऑप्शन, अग्रहार, यानी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि वो अग्रहार भूमि कहलाती थी।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्या थी। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, व्यापारियों का संघ, मंत्रियों का समूह, कारीगरों का संघ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला ही है। व्यापारियों का जो संघ था उसे ही श्रेणी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फर्स्ट, यानी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध लड़ने का निर्णय त्याग दिया यानी छोड़ दिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कालीकोटा, कलिंग, बक्सर या तोसली। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, कलिंग, यानी कलिंग जो आज के कहाँ पर है, आज के उड़ीसा में है। आज का जो आधुनिक उड़ीसा है वहाँ पर है कलिंग। यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, कलिंग की लड़ाई। इसके युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने युद्ध ना लड़ने का निर्णय लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाई। तो हमारे सामने ऑप्शन है स्वर्गपुत्र, देवपुत्र, राजाधिराज पुत्र या धरतीपुत्र। हम जो करेक्ट आंसर है वो है देवपुत्र, क्योंकि कुषाण शासक खुद को देवपुत्र यानी अपना संबंध देवताओं के साथ बताते थे, इसीलिए वो अपने नाम के आगे देवपुत्र या देवतुल्य जैसी उपाधियां लगाते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसके दरबार में मेहमान बनकर आया था। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। अब मेगस्थनीज जो आया था वो मौर्य साम्राज्य के काल में आया था और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इंडिका, जो कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो है पहला, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के प्रमुख सरदार कौन थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, चोल, चेर, पांड्य या ये सभी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन, क्योंकि चोल, चेर, पांड्य तीनों ही दक्षिण के प्रमुख सरदार थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियों में कौन सी उप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। हमने जो पहली वीडियोस थी उनमें देखा था, उप समितियों के बारे में पढ़ा था। किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में यानी इंडिका में उसने लिखा था सैनिक गतिविधियों के बारे में, और उसने 6 उप समितियों के बारे में भी हमें बताया था। और उसी ने हमें बताया था कि जो दूसरी उप समिति थी वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, यानी दूसरी उप समिति जो थी वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बौद्ध, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सभी लोगों के लिए एक समान थी, इसमें सभी लोगों को एक समान माना जाता था। तो इसीलिए कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, बौद्ध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा शुरू किया गया धर्म की क्या शिक्षाएं थी, यानी अशोक ने जो धर्म या धम्म की शुरुआत की थी उसमें कौन कौन सी शिक्षाएं शामिल थी सभी लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है साधु और सन्यासियों का सम्मान, दूसरा ऑप्शन है सेवकों से प्रेम, तीसरा ऑप्शन है पशु बलि पर रोक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, और जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि अशोक ने अपने धम्म के अंदर ये तीनों ही बातें कही थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके काल में बने थे।
और हमारे सामने है 4 ऑप्शन, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, कुषाण। कुषाण शासकों ने ही सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा के योद्धा शासकों के सिक्के किस धातु के थे? और हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तांबे, सोने, चांदी और लोहे। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है तांबे। योद्धा शासक जो थे उन्होंने सबसे अधिक तांबे के सिक्के बनाए थे और जो पूरा विद थे उन्हें हजारों की संख्या में इनके यानी तांबे के बनाए हुए सिक्के मिले हैं। तो योद्धा शासकों के द्वारा बनाए गए सिक्के जो थे वो जो धातु थी वो थे तांबे के बने थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन द्वारा लिखी गई प्रशस्ति किस भाषा में है? तो हरिसेन ने जो प्रशस्ति लिखी थी उसकी भाषा हमें बतानी है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, प्राकृत, पाली, संस्कृत और हिंदी। और इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृत। यानी जो हरिसेन के द्वारा जो प्रशस्ति लिखी गई थी जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभलेख के नाम से जानते हैं, वो जो लिखी गई थी संस्कृत भाषा के अंदर। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भूमि दान करने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, फिर भी हमें एक महिला द्वारा भूमि दान करने के साक्ष्य मिलते हैं। ये महिला कौन थी? तो हमें उस महिला का नाम बताना है जिसने भूमि दान दिया और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है प्रभावती गुप्त, दूसरा है आम्रपाली, तीसरा है सत्यवती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी उसने ही भूमि दान दिए और कई अभिलेखों से हमें इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन से स्रोत हैं? यानी हमें इसमें बताना है वो कौन से स्रोत हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। और हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इंडिका, अर्थशास्त्र, अभिलेख या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। यानी इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी, अभिलेख अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो हमें वहाँ की जानकारी देते हैं या उस समय की जानकारी देते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। यानी ये तीनों ही हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं और ये तीनों ही मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो आज ख़त्म होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिए।